चलो बच्चों, तो आज हम लोग अकाउंट में पहला चैप्टर कंटिन्यू करें ना, जिसका नाम है अकाउंटिंग एंड इट्स टर्मिनोलॉजी। देखो, हम लोग अकाउंट के बारे में बेसिक चीज़ें समझना शुरू की थी कि जिसमें सबसे पहले अकाउंटिंग किसे कहते हैं वो हमने समझा था, उसके कैरेक्टरिस्टिक, अकाउंट की प्रोसेस देखी थी, फिर अकाउंट के फ़ायदे और नुकसान क्या, क्यों अकाउंट किया जाता है, वो अकाउंट के ऑब्जेक्टिव्स देखे थे। आज अकाउंट के बारे में दूसरी थोड़ी थियरी समझे, ये थियरी उसके बाद फिर हम लोग कुछ प्रैक्टिकल चीज़ों पे जाएंगे, बरोबर ना। आज थोड़ी दूसरी कुछ थियरी हम लोग समझ लें। तो देखो, सबसे पहले एक पॉइंट आता है हमारा कि अकाउंटिंग एज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। आपको पता है अकाउंट को जो है वो बिजनेस की लैंग्वेज कहा जाता है। अब कोई भी चीज़ लैंग्वेज कब बनती है या लैंग्वेज क्यों कहा जाता है किसी को भी? लैंग्वेज इसलिए कहा जाता है कि जब कोई पर्टिकुलर थिंग या कोई भी पर्टिकुलर चीज़ के लिए कोई अलग से डायलेक्ट्स हो, डायलेक्ट्स मतलब उनके अलग से वर्ड्स हो, उन वर्ड्स के अलग से मीनिंग बनते हो, तो वो चीज़ एक तरह की लैंग्वेज की तरह मानी जाती है। ठीक है ना? कि जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल आपको दूँ, ऐसे ही एग्जांपल कि जैसे अगर हम लोग सिर्फ पानी के बारे में भी बात करते हैं, तो पता है पानी को हर लैंग्वेज में अलग-अलग कहते हैं ना। भाई हिंदी में कहो तो पानी, जल ये कहा जाता है, बरोबर ना? इंग्लिश में कहो तो वाटर कहते हैं, गुजराती में कहो तो पानी कहते हैं। सबके लिए अलग-अलग शब्द है, मीनिंग वही, शब्द अलग-अलग उसके लिए। तो मतलब वो अलग-अलग भाषाएँ होती है, ये एक शब्द थोड़ी, हर चीज़ के अलग-अलग मीनिंग होते हैं ना, अलग-अलग शब्द होते हैं हर भाषा के लिए। वैसे ही पता है बिजनेस में अकाउंट के लिए भी कुछ अलग-अलग शब्द आते हैं, अलग-अलग टर्म्स आते हैं। हमारे पहले चैप्टर का नाम ही यही है, टर्मिनोलॉजीज़। मतलब कि हमें टर्म्स सीखने हैं, वो टर्म्स हम लोग आगे सीखेंगे। मीन्स कि अकाउंट में नए शब्द आते हैं, जो शब्द सिर्फ अकाउंट के लिए यूज़ होते हैं, दूसरे के लिए नहीं। एक चलो उसका भी एक एग्जांपल दूं कि जैसे अकाउंट में एक वर्ड आता है ड्राइंग्स, ड्राइंग्स कहते हैं ड्राइंग्स। अब नॉर्मली अगर हम लोग इंग्लिश की बात करें ना, तो इंग्लिश में ड्राइंग्स मतलब जो पेंटिंग करते हैं वो हो जाती है, उसे हम लोग ड्राइंग्स कहते हैं। लेकिन अकाउंट में उस ड्राइंग्स का मतलब होता है कि जब कोई ऑनर, जब मालिक होता है, वो मालिक अपनी शॉप में से, अपने बिजनेस में से पर्सनल यूज़ के लिए अपनी चीज़ें लेके जाता हो ना, तो उसे ड्राइंग्स कहते हैं। बिजनेस में से पर्सनल यूज़ के लिए कोई चीज़ें लेके जाता हो, तो वो उसके लिए ड्राइंग्स कहलाती है। देखो वर्ड एक ही, लेकिन कितना फ़र्क है। नॉर्मल इंग्लिश में उसे ड्राइंग्स मतलब पेंटिंग कहते हैं, अकाउंट में ड्राइंग्स का मतलब पर्सनल एक्सपेंसेस कहलाते हैं। ठीक है ना? तो देखो अकाउंट के लिए ये तो एक शब्द है, ऐसे बहुत सारे शब्द आप लोग सीखोगे। अकाउंट के लिए नए शब्द हैं, अलग शब्द हैं जो सिर्फ अकाउंट में यूज़ होते हैं, सिर्फ बिजनेस में यूज़ होते हैं। इसी वजह से कह सकते हैं कि अकाउंट को अलग लैंग्वेज कहते हैं हम लोग। वो बिजनेस की लैंग्वेज है कि जब बिजनेस रिलेटेड कोई भी बातें करते हैं ना, तो उसमें ऐसी लैंग्वेजेस यूज़ होती हैं। कितने सारे नए नए शब्द जो दूसरी भाषाओं में या दूसरी जगह पर नहीं है, सिर्फ बिजनेस में यूज़ होते हैं, बरोबर। इसलिए अकाउंट क्या कहलाता है? एक पर्टिकुलर लैंग्वेज है, लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। आप ये लैंग्वेज सीखोगे, ये भाषा सीखोगे नहीं आप लोग, बरोबर। या दूसरा कहते हैं कि अकाउंटिंग इज अ साइंस एंड अकाउंटिंग इज एन आर्ट। अकाउंट को साइंस और आर्ट भी कहा जाता है। अकाउंटिंग करना मीन्स हिसाब किताब लिखना, वो साइंस है, वो आर्ट है। क्यों ऐसा? पहले समझे अकाउंटिंग को साइंस क्यों कहते हैं। तो अकाउंटिंग को साइंस इसीलिए कहा जाता है कि पर्टिकुलर साइंस का मतलब होता है कि जिसके अंदर रूल्स एंड रेगुलेशंस हो, कि जहाँ पर हर चीज़ रूल्स रेगुलेशन से चलती हो, जहाँ पे हर चीज़ में लॉजिक होता हो। क्या कह सकते हैं? अंदाजा नहीं, तुक्का नहीं मारते हो उसमें। हर चीज़ में लॉजिक होता है, हर चीज़ में रीज़न होता है। कोई भी इफेक्ट हो तो वो इफेक्ट किस वजह से हुआ, उसका रीज़न ढूंढते हैं, बरोबर ना। साइंस ऐसा ही होता है। साइंस में कोई भी चीज़ अंदाजे से कहते हैं, तुक्के से कहते हैं कि हाँ भाई ऐसा चीज़ तो होती होगी, ऐसा साइंस में वर्ड आता है? बिल्कुल नहीं आता। साइंस में हर चीज़ के लिए रूल्स बने हुए हैं, हर चीज़ के लिए रेगुलेशंस, रूल्स रेगुलेशंस है, प्रिंसिपल्स हैं, सिद्धांत हैं। कि जैसे ग्रेविटेशनल लॉ, कि भाई कोई भी चीज़ ऊपर से फेंको तो वो नीचे ही जाएगी, ये ग्रेविटेशन लॉ है, ये नियम है। इसके ऊपर कहते हैं हाँ ये तो जाती होगी, ऐसे ही कुछ होगा। ऐसा साइंस में चलता है? नहीं। साइंस में नॉर्मल एक बारिश भी गिरती है तो भी रीज़न है। भाई बारिश क्यों गिरती है? तो भाई जो भी एटमॉस्फेयर में चेंजेस आते हैं, हमें पता है ये वाटर साइकिल का पूरा चेंजेस, बरोबर, जो हम साइंस में पढ़ते थे। नॉर्मल कोई भी चीज़, भाई हवा भी चलती है तो हवा क्यों चलती है? ये साइंस में रीज़न है। लॉजिक नहीं लगा, मतलब तुक्का नहीं लगाते उसमें, लॉजिक लगाते हैं पूरा, बरोबर ना। उसी तरह से अकाउंट में भी हर चीज़ के लिए रूल्स रेगुलेशंस हैं, हर चीज़ के लिए प्रिंसिपल्स बने हुए हैं, हर चीज़ में लॉजिक होता है, हर चीज़ का कॉज रीज़न ढूंढा जाता है। अकाउंट में भी तुक्के नहीं चलते।
कि अगर अकाउंट में बिजनेस में नुकसान हुआ तो ऐसा नहीं, या तो ये तो होता होगा नुकसान, चलेगा इसमें, ऐसा नहीं होता। नुकसान क्यों हुआ उसका रीजन ढूंढा जाता है, बरोबर ना। तो जैसे साइंस में रूल्स रेगुलेशंस आते हैं, वैसे ही रूल्स रेगुलेशंस अकाउंट में भी आते हैं, जो आप सीखोगे, आगे सीखोगे ये सब चीज़ें। अभी तो ये शुरुआत है हमारी। तो इसी वजह से अकाउंट में भी ऐसे रूल्स रेगुलेशंस आते हैं, प्रिंसिपल्स आते हैं, लॉजिक आते हैं। इसी वजह से अकाउंट को भी क्या कहते हैं, एक तरह का साइंस कहा जाता है, एक तरह के साइंस की तरह है वो, बरोबर ना। साइंस की तरह है, प्योर साइंस नहीं है वो, सिर्फ साइंस की तरह। इनमें भी रूल्स रेगुलेशंस आते हैं। या अकाउंटिंग इज एन आर्ट है, अकाउंट एक आर्ट है। आर्ट मीन्स क्या? तो आर्ट मतलब कहलाता है कि जब हमें कोई भी चीज़ सीखनी हो तो सीखने के लिए सिर्फ थियरिकल नॉलेज नहीं, थियरिकल नॉलेज के साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी जरूरी हो, बरोबर ना। प्रैक्टिकल नॉलेज भी जरूरी है, और प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ उसकी प्रैक्टिस भी जरूरी हो, रेगुलर प्रैक्टिस भी जरूरी हो, तो हम लोग उस चीज़ के आर्टिस्ट बन सकते हैं, मतलब वो आर्ट हम लोग सीख सकते हैं। कि जैसे एक आर्ट होती है पियानो बजाना, पियानो बजाना एक आर्ट है। अब पियानो बजाने के लिए आप सिर्फ थियरिकल नॉलेज ले लो तो चलेगा, मैं आपको बुक दे दूं इस तरह से पियानो बजाते हैं, ये बुक पूरी पढ़ लो, उसके बाद सामने पियानो रख दूं, आपको बजाने आ जाएगा? नहीं आएगा। थियरिकल नॉलेज नहीं, फिर प्रैक्टिकल नॉलेज भी चाहिए हमें, बरोबर ना। और प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ उसकी प्रैक्टिस भी चाहिए, रेगुलर प्रैक्टिस भी। आपने 2 बार पियानो बजाया, मुझे तो सब आ गया उसमें, ऐसा नहीं होता, उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए ना। अब सालों तक जो है वो पियानो बजाते रहो, तो फिर आपका हाथ जो है वो उसमें क्लियर हो जाएगा, तो आप लोगों को कहेंगे कि आपको वो आर्ट आ गई, ठीक है ना। जैसे स्विमिंग करना, स्विमिंग करना भी एक आर्ट कहते हैं। अब स्विमिंग करने की थियरी आपको पूरी समझा दें, पूरी बुक दे दूं भाई ऐसे स्विमिंग करते हैं, और उसके बाद सीधे आपको स्विमिंग पूल में डाल दूं, आपको आ जाएगी स्विमिंग? नहीं, सिर्फ थियरिकल नॉलेज से थोड़ी आएगी, प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए उसमें। आपको नदी में, स्विमिंग पूल में जाना पड़ेगा, हाथ पैर चलाने पड़ेंगे, प्रैक्टिकल नॉलेज लेनी पड़ेगी, तो स्विमिंग आएगी, और उसमें भी प्रैक्टिस चाहिए। आपको 1-2 बार स्विमिंग पूल में जो है वो प्रैक्टिस करवा दी, उसके बाद सब आ गई आपको स्विमिंग, ऐसा होता है? नहीं, लोग सालों तक प्रैक्टिस करते हैं उसकी, ठीक है ना। तो कहते हैं ना ये स्विमिंग का आर्ट आया, वही चीज़ है अकाउंट में भी होती है। अकाउंट में भी सिर्फ थियरिकल नॉलेज नहीं चलती, मैं आपको थियरी बता दूं, रूल्स रेगुलेशन सब बता दूंगा तो हो गया अकाउंट, ऐसा नहीं। प्रैक्टिकल नॉलेज भी ज़रूरी है उसमें, और प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ प्रैक्टिस भी ज़रूरी है। कि आपको भले क्या कह सकते हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज, चलो 1-2 बार आपने अकाउंट लिखा और सीधा रिलायंस कंपनी का अकाउंट आपके हाथ में दे दूँ, तो आपने आपके आसपास की छोटी शॉप का अकाउंट लिखा हो और आप कह देते हो कि वो मुझे तो पूरा अकाउंट आ गया, और सीधा रिलायंस कंपनी का अकाउंट आपके हाथ में दे दूँ, आप लिख पाओगे? नहीं लिख पाओगे। उसके लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए, बहुत जो है वो उसमें अपडेट रहना पड़ता है, सही बात है ना। तो इसलिए अकाउंट भी आर्ट की तरह है, कि सिर्फ थियरिकल नॉलेज नहीं, प्रैक्टिकल नॉलेज से और साथ में प्रैक्टिस से आता है वो। समझ आ रही है बात? इसलिए कहते हैं कि अकाउंट साइंस भी है, उनमें रूल्स रेगुलेशंस होते हैं अकाउंट के, और अकाउंट आर्ट भी है कि उसमें थियरिकल नॉलेज के साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी लेना जरूरी है। समझ आ रही है बात? तो इसलिए अकाउंट में ध्यान देना है, अकाउंट अलग लैंग्वेज है, अकाउंट साइंस है, अकाउंट आर्ट है, जो हम लोग सीखेंगे ऐसा। और दूसरा एक कह सकते हैं कि एक पॉइंट आता है अलग थियरी का, कि क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मतलब जो आपने हिसाब किताब लिखा है, साल के एंड में जो भी आपने पूरा हिसाब किताब लिखा होगा वो आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। और उसकी क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक मतलब क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, कहते हैं परफेक्ट अकाउंट कैसा होना चाहिए, वो ये समझाना चाहते हैं, बराबर ना। एक करेक्ट परफेक्ट अकाउंट, उसमें क्या क्या खासियत, क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, तो कहते हैं उसमें 4 क्वालिटी होनी चाहिए। परफेक्ट अकाउंट वो होता है जिसमें 4 क्वालिटी हो। पहली रिलायबिलिटी, रिलेवेंस, अंडरस्टैंडेबिलिटी एंड कंपेरेबिलिटी, बराबर, ये 4 क्वालिटी होनी चाहिए, समझे अगर। सबसे पहले रिलायबिलिटी, अकाउंट ऐसा होना चाहिए कि आपका अकाउंट कोई भी पढ़े ना, तो पहले तो उसे उस पर विश्वास आना चाहिए कि आपने अकाउंट सही लिखा है, बराबर ना। मैं अगर मेरा अकाउंट किसी को दिखाऊं तो सबसे पहले उसे विश्वास होना चाहिए कि हाँ भाई इसने पूरा अकाउंट सही लिखा है, बराबर, रिलायबिलिटी होनी चाहिए। नहीं तो कितने कुछ कुछ अकाउंट ऐसे होते हैं कि जिसमें बार बार कट किए हुए हैं या फिर आधी आधी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, तो फिर सामने वाले को विश्वास आएगा ही नहीं, पता नहीं इसने पूरा अकाउंट लिखा है कि आधा अकाउंट लिखा है, सही बात है ना। अकाउंट सबसे पहले ऐसा होना चाहिए कि कोई भी देखे तो विश्वास होना चाहिए, रिलायबिलिटी उसमें होनी चाहिए कि हाँ भाई ये सही अकाउंट है, मैं इस पर विश्वास कर सकता हूँ।
और ये विश्वास कब आता है पता है? जब आप अकाउंट में हर छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन लिखते हो। मैंने बताया था अकाउंट में एक एक रुपए का भी हिसाब किताब होना चाहिए। तो जब आप अकाउंट में हर छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन सही जगह पर सही तरह से लिखते हो, जो मेथड किस तरह से लिखते हैं वो मेथड हम लोग आगे सीखेंगे। तो अगर सही मेथड से सही तरह से लिखते हो तो ही कह सकते हैं कि हाँ भाई आपका अकाउंट सही है, रिलायबल है, आपके अकाउंट पे विश्वास किया जा सकता है। ठीक है, तो अकाउंट सबसे पहले रिलायबल होना चाहिए, उसमें रिलायबिलिटी होनी चाहिए, विश्वास कर सकें। फिर रिलेवेंस होना चाहिए। रिलेवेंस मतलब कि आपका अकाउंट में जो जरूरी चीज़ें हो वही होनी चाहिए, फालतू चीज़ों का भंडार नहीं होना चाहिए उसमें। बरोबर? हाँ, अकाउंट लिखोगे वो भी उसमें सीखोगे कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो अकाउंट में लिखने लायक नहीं है। जैसे एक तो हमने आगे देखा था नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। नॉन इकोनॉमिक मतलब कहलाता है कि भाई जो ट्रांजेक्शन पैसे में काउंट नहीं करते, भाई मनी में जिसको काउंट नहीं किया जाता, तो वो नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन कहलाते हैं। तो ऐसी चीज़ें अकाउंट में नहीं लिखते, बरोबर ना? तो अकाउंट में जो ज़रूरी चीज़ें हैं, हमारे बिजनेस के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं, वही चीज़ें उसमें होनी चाहिए। अब अकाउंट में कितनी बार है जो ज़रूरी ना हो ऐसी चीज़ें, कुछ पिछले पिछले साल की चीज़ें उसमें लिख दी हो, या कुछ बाहर के एक्स्ट्रा नोट्स उसमें बना कर लिख दिए हो, और अकाउंट बहुत लेंदी हो गया, जो काम के नहीं है वो सब चीज़ें भी उसमें डाल दी, तो किसी को भी अकाउंट पढ़ने में न समझ आएगी न मज़ा आएगा। बरोबर? इसलिए अकाउंट कैसा होना चाहिए? रिलेवेंस। जो ज़रूरी चीज़ें हैं वही अकाउंट में होनी चाहिए। ये चीज़ भी आप सीखोगे कि भाई अकाउंट जब लिखते हैं तो क्या लिखना चाहिए बरोबर और क्या नहीं लिखना चाहिए और कैसे लिखना चाहिए, ये रिलेवेंस उसमें होना चाहिए। दूसरा अंडरस्टैंडेबिलिटी, कि आपका अकाउंट ऐसा सिंपल होना चाहिए, भले अकाउंट में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लिखते हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लिखते हैं, लेकिन वो अकाउंट इतना सिंपल होना चाहिए कि कोई आम इंसान भी उसे देख लेना तो उसे समझ में आ जाए। अंडरस्टैंडेबिलिटी होनी चाहिए कि भाई इजीली समझ में आ जाए, अंडरस्टैंड हो जाए, ऐसा अकाउंट होना चाहिए। बरोबर ना? तभी तो कोई भी इंसान अगर देखे तो अकाउंट समझ में तो आना चाहिए भाई, कितना प्रॉफिट कितना लॉस हुआ, अकाउंट में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। बरोबर? तो एकदम सिंपल वे में अकाउंट होना चाहिए। एंड देन कंपेरेबिलिटी। कंपेरेबिलिटी मतलब कि भाई अकाउंट ऐसा होना चाहिए कि जिस अकाउंट को हम लोग दूसरे अकाउंट के साथ कंपेयर कर सके, उसमें कंपेयर करने की एबिलिटी होनी चाहिए। बरोबर? कि देखो अकाउंट लिखने की अलग अलग मेथड्स आती है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर हम बिजनेस में अकाउंट लिख रहे हैं ना तो हर साल अलग अलग मेथड से लिखें, नई नई मेथड से अकाउंट लिखें। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हमेशा अलग अलग तरह से अकाउंट लिखेंगे ना तो वो अकाउंट कंपेयर करने में प्रॉब्लम हो जाती है कि भाई एक साल में अलग अकाउंट लिखा, दूसरे साल में अलग मेथड से लिखा, तो फिर कंपेयर कैसे करेंगे? अगर आपका अकाउंट कंसिस्टेंट रहेगा, एक जैसा अकाउंट अगर रहेगा, तो बताए कंपेरिजन ईजी हो जाती है, इजीली हम लोग उसमें कंपेयर कर सकते हैं ना। बरोबर ना? तो अकाउंट ऐसा सिंपल होना चाहिए और सेम मेथड से होना चाहिए कि आसानी से कंपेयर कर सके, उसको किसी के भी साथ कंपेयर कर सकें। तो इसलिए परफेक्ट अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन वो होती है जिसमें ये चार क्वालिटीज़ हो। भाई वो रिलायबल होना चाहिए, रिलेवेंस होना चाहिए, वो अंडरस्टैंड हो सके, इजीली समझ में ऐसा होना चाहिए, और उसको कंपेयर कर सके ऐसा होना चाहिए। बरोबर? तो ध्यान देना, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन ये चार चीज़ें उसमें होनी चाहिए, चार क्वालिटीज़ होनी चाहिए। और जैसे इसमें हमने समझा ना कि भाई अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन ऐसी होनी चाहिए कि कोई भी पढ़े अगर तो उसे समझ में आ जाए। बराबर? तो कोई भी पढ़े मतलब क्या? अकाउंट मेरा, बिजनेस मेरा, तो अकाउंट तो मैं ही लिखूंगा ना, पढ़ूंगा तो मैं ही ना, दूसरे कौन पढ़ेगा? अकाउंटिंग की ये इन्फॉर्मेशन काम किसके आती है? मेरा क्लास चल रहा है, मैं अपना अकाउंट लिख रहा हूँ, ये अकाउंट दूसरे किसके काम में आएगा? बरोबर? या फिर कोई कंपनी अगर चल रही है, बड़ी कंपनी जैसे रिलायंस कंपनी है, रिलायंस कंपनी अपना अकाउंट अपना हिसाब किताब लिख रही है, तो वो उसके काम का ना, जो उसके मालिक होंगे वो चेक करेंगे ना, दूसरे किसके काम आता है ये अकाउंट। अगर मैं अकाउंट लिख रहा हूँ तो मेरा अकाउंट दूसरे किसके काम आएगा, वो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। कि नेक्स्ट पॉइंट आता है यूजर ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। हमारे अकाउंट का यूज और कौन करता है? तो मतलब बहुत सारे लोग करते हैं, सच में बहुत सारे लोग ये यूज करते हैं। कि कौन कौन से लोग समझ लो। सबसे पहले मैनेजमेंट, मैनेजमेंट करने वाले। जब कोई बड़ी कंपनी होती है तो कंपनी को चलाने के लिए जो मालिक होता है ना वो अलग मैनेजर रखता है, अलग मैनेजर रखता है कि भाई उस मैनेजर को कहा जाता है कि भाई तुम इसे संभालो। तो मैनेजर जब पहले अपने बिजनेस को संभालेगा ना, मैनेज करेगा ना उसे, तो उससे पहले अकाउंट चेक करेगा कि भाई हमारा हिसाब किताब कैसा है, कंपनी में कितना फायदा हो रहा है कितना नुकसान हो रहा है, तो उसके हिसाब से मैनेज करूँ ना मैं फिर,
कि अगर नुकसान हो रहा है तो मैनेज वैसे करना पड़ेगा आगे से फायदा हो, फायदा हो रहा है तो ऐसे मैनेज करूंगा कि आगे और फायदा हो, बराबर, फिर नुकसान हो ऐसा नहीं, तो और फायदा हो ऐसा। तो इसलिए जो मैनेजमेंट करने वाले लोग होते हैं, बिजनेस का जो मैनेजमेंट करते हैं, वो लोग पहले हिसाब किताब चेक करते हैं, अकाउंट चेक करते हैं, फिर उसके हिसाब से डिसीजन लेते हैं, उसके हिसाब से मैनेज करते हैं कि अब बिजनेस को चलाना कैसे है। अरे बात समझ में। इनके बाद शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर कौन होते हैं? आप लोगों को कंपनी के शेयर्स के बारे में तो पता है ना, बड़े बड़े बिजनेस होते हैं वो शेयर मार्केट में अपने शेयर्स रखते हैं, ठीक है। चलो एक ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर करता हूँ, डिटेल में समझाता हूँ, ध्यान से समझना। पहले शेयर्स मतलब क्या और शेयर होल्डर मतलब क्या वो समझा दूँ। सपोज मुझे कोई बड़ी कंपनी शुरू करनी है, बड़ी कंपनी शुरू करनी है, उसके लिए मुझे 1 करोड़ रुपए की जरूरत है। कितने की जरूरत है? 1 करोड़ रुपए की जरूरत है। अब 1 करोड़ रुपए मेरे पास तो होंगे नहीं, बराबर। बैंक से लोन लेने जाओ, बैंक के पास भी होंगे नहीं, या बैंक के पास होंगे तो वो इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा लेगी, इतनी बड़ी अमाउंट है, ब्याज भी बहुत ज़्यादा लगेगा। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा पता है? इस 1 करोड़ रुपए के 1 करोड़ रुपए के छोटे छोटे टुकड़े कर दूंगा मैं, ठीक है। 1 करोड़ रुपए के क्या करूंगा मैं? छोटे छोटे टुकड़े कर दूंगा। कितने टुकड़े करूंगा? तो चलो 100 100 रुपए के मैंने टुकड़े कर दिए, 1 करोड़ के 100 100 रुपए के टुकड़े कर दिए, वो हो गए 1 लाख टुकड़े, बराबर ना। कितने टुकड़े हो जाएंगे? 1 लाख। 1 लाख टुकड़े हो गए। ये जो एक एक 100 100 रुपए का टुकड़ा हुआ ना, उसे हम लोग कहते हैं बिजनेस की लैंग्वेज में शेयर, उसे शेयर कहते हैं। ये शेयर मतलब टुकड़ा मतलब और कुछ नहीं, एक तरह का एग्रीमेंट, एक तरह का पेज होता है, खाली एग्रीमेंट होता है, बराबर। और ये जो शेयर्स होते हैं ना, वो मुझे रखने होते हैं शेयर मार्केट में। आगे सीखोगे इसके बारे में एकदम डिटेल में, अभी जस्ट बता रहा हूँ कि ये जो 100 100 रुपए के टुकड़े हैं, मतलब ये शेयर्स हैं, वो शेयर में शेयर मार्केट में रख दूंगा और एडवर्टाइजमेंट कर दूंगा कि भाई मैं नई कंपनी शुरू कर रहा हूँ, और नई कंपनी शुरू करने के लिए मुझे 1 करोड़ रुपए की जरूरत है, तो जिस जिसको इच्छा हो ना, आप सब मुझे रुपए दो, बराबर। अब लोग मुझे रुपए देंगे, कितना देंगे? 100 रुपए ना, खाली खाली 100 रुपए देंगे ना। एक ने 100 रुपए दिए, एक ने मेरा 1 शेयर खरीदा मतलब मुझे 100 रुपए दिए, दूसरे ने मेरे 10 शेयर खरीदे मतलब 1000 रुपए दिए, किसी ने मेरे 100 शेयर खरीदे मतलब 10,000 दिए, बराबर। तो सबने थोड़े 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 शेयर खरीदे। और इंडिया में पॉपुलेशन कितनी है? 130 करोड़। तो 130 करोड़ में से ऐसे कुछ लोग तो मिल ही जाएंगे जो मुझे 100 100 रुपए दे देंगे। तो सब खाली 100 100 रुपए ही देते हैं और मुझे मिल जाते हैं मेरे 1 करोड़ के, जिसकी वजह से मैं बिजनेस शुरू कर दूंगा, बराबर। तो जो जो लोग मुझे पैसे देते हैं ना, मतलब जो जो लोग मेरा शेयर खरीदते हैं ना, तो वो मेरे शेयर होल्डर्स कहलाते हैं, समझ गए? वो शेयर होल्डर्स, मुझे 1 करोड़ चाहिए तो जिस जिसने मुझे 100 100 रुपए दिए, और उसके बदले में मैं क्या दूंगा? तो उसके बदले में फिलहाल तो मैं उन्हें खाली सर्टिफिकेट दूंगा कि आपने मेरे 1 शेयर खरीदा है, आपने 100 रुपए के शेयर खरीदे हैं, मतलब 1 शेयर, तो ये रहा 1 शेयर का आपके सर्टिफिकेट, बराबर। मैं उसे सर्टिफिकेट दे दूंगा। और फ्यूचर में अगर मुझे फ़ायदा हुआ ना, अभी तो मैं बिज़नेस शुरू कर रहा हूँ, लेकिन 1 साल बाद 2 साल बाद अगर मुझे फ़ायदा हुआ, मेरा बिज़नेस बहुत अच्छा चल रहा है, तो मैं सामने वाले को उसका बेनिफिट दूंगा कि अब उसने मुझे 100 रुपए दिए थे ना, तो मैं रिटर्न करूंगा उसे 120 रुपए, 150 रुपए, ऐसे। या तो उसका ब्याज दूंगा, रिटर्न ना करूं तो उसका ब्याज उसे देता रहूंगा, तो जिससे सामने वाले को भी तो फायदा होगा ना, बरोबर ना। इसीलिए इसीलिए लोग जो है वो शेयर मार्केट में कंपनी के शेयर खरीदते हैं, तो कंपनी को भी पैसे मिल जाते हैं और फ्यूचर में फिर उस शेयर होल्डर को भी फायदा मिलता है। लेकिन पता है, शेयर होल्डर जनरली जनरली शेयर होल्डर कोई भी कंपनी के शेयर खरीदने से पहले उसका अकाउंट चेक करता है कि कंपनी फायदा कर रही है कि नुकसान कर रही है, बरोबर। अगर मुझे मुझे अगर रिलायंस कंपनी के, टाटा कंपनी के शेयर खरीदने हैं, तो टाटा कंपनी के शेयर खरीदूंगा ना एज अ शेयर होल्डर मैं। अब मैं शेयर होल्डर हूँ, मुझे अगर टाटा कंपनी के शेयर खरीदने हैं, तो पहले मैं टाटा कंपनी का अकाउंट चेक करूंगा कि यार वो कंपनी फायदा कर रही है कि नुकसान कर रही है। अगर वो फायदा कर रही होगी तो आज नहीं तो 2 साल बाद मुझे भी फायदा होगा, बरोबर ना। लेकिन अगर वो कंपनी नुकसान में है, तो हो सकता है मुझे भी नुकसान हो। भाई मैंने उसके 1000 रुपए के शेयर खरीदे हैं, क्या पता मेरे 1000 रुपए डूब जाए, होता है ना, शेयर मार्केट में पैसे डूब भी जाते हैं, बरोबर। इसलिए जो शेयर होल्डर्स होते हैं ना, वो शेयर होल्डर भी ये अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, ये अकाउंट चेक करते हैं कि सामने वाले का अकाउंट कैसा है, भाई वो बरोबर उसका बिजनेस चल रहा है या नहीं, तो मैं उसे पैसे दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। समझ आ रही है बात है? ठीक है ना। तो ये शेयर होल्डर भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन चेक करते हैं।
उसके बाद आते हैं क्रेडिटर्स। क्रेडिटर कौन? क्रेडिटर वो लोग कहलाते हैं जिनसे हम लोग उधार सामान खरीद रहे हैं। भाई फिलहाल मैंने और किसी से सामान खरीदा और उसे बोला भाई अभी पैसे नहीं है, 2 महीने बाद पैसे दूंगा, 6 महीने बाद पैसे दूंगा। तो जो हमें उधार सामान देते हैं, किसी से मैंने फर्नीचर खरीदा उधार पे कि भाई तुम्हें बाद में पैसे दूंगा, तो जिस जिससे हमने उधार खरीदा है ना, वो सब बिजनेस के क्रेडिटर्स होते हैं। वो सब कौन होते हैं? क्रेडिटर्स। और क्रेडिटर भी हमें उधार तब देते हैं भाई, पहले वो हमारा अकाउंट चेक करते हैं। वो अकाउंट चेक करते हैं कि भाई ये पार्टी, ये बिजनेस अच्छा कमा रहा है कि नहीं कमा रहा है, प्रॉफिट हो रहा है या नहीं। अगर प्रॉफिट हो रहा होगा तो वो उधार दे देंगे ना, वो उधार सीधा सा उधार दे देंगे, ठीक है चलो कोई बात नहीं कि भाई बाद में पैसे दे देना। वो भी समझ जाएंगे ये अच्छा खासा प्रॉफिट कमाता है, बाद में दे ही देगा पैसे। लेकिन अगर मेरा बिजनेस लॉस में होगा ना, नुकसान में होगा ना, ये अकाउंट चेक करके नुकसान अगर निकला, तो सामने वाला मुझे उधार भी नहीं देगा। वो सीधा ही कहेगा भाई तुम्हारा अकाउंट तो नुकसान बता रहा है, भाई हम उधार कैसे दें, तुम चुकाओगे कैसे वापस पैसे। सही बात है ना। तो इसलिए क्रेडिटर भी पहले अकाउंट चेक करते हैं कि भाई ये सही में पैसे देने लायक है या नहीं, इसका अकाउंट अच्छा है या नहीं, तो ही देते हैं। फिर एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज चेक करते हैं। एम्प्लॉयज मतलब कौन? जो लोग हमारे यहाँ नौकरी करने आते हैं, वो भी चेक करते हैं। बरोबर ना, कि भाई अगर मेरी कंपनी चल रही है, कोई मेरी कंपनी में नौकरी लेने आया है, तो वो भी पहले मेरा अकाउंट चेक करेगा। पहले मेरा अकाउंट चेक करेगा कि भाई ये बिजनेस अच्छा प्रॉफिट कमा रहा है या नहीं। वो चेक करेगा इस बिजनेस में बहुत अच्छा प्रॉफिट है, तो वो जल्दी से नौकरी लेने आ जाएगा कि ये बिजनेस बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा रहा है तो मुझे सैलरी भी अच्छी देगा। नहीं तो अगर मेरा बिजनेस लॉस कर रहा है, नुकसान कर रहा है, तो सामने वाला नौकरी लेने आएगा ही नहीं। वो भी चेक करेगा इसका बिजनेस तो पहले ही लॉस में है, तो मुझे पगार कहाँ से देगा वो। बरोबर ना, तो वो सामने वाला नौकरी लेने ही नहीं आएगा। इसलिए जो एम्प्लॉयज होते हैं ना, जो नौकरी लेने जाते हैं, वो भी पहले अकाउंट चेक करते हैं। भाई सामने वाला अगर सही तरह से कमा रहा होगा तो मैं नौकरी पे जाऊँ ना, तो वो मुझे पगार देगा। समझ आ रही है? ये छोटी छोटी बातें पर ध्यान रखना है इसे। फिर टैक्स अथॉरिटीज़ होती हैं। टैक्स अथॉरिटीज़ मतलब जो हमसे टैक्स कलेक्ट करती हैं। हर साल हमें सरकार को टैक्स भरना पड़ता है, तो जो टैक्स कलेक्ट करने वाले ऑफिसर्स होते हैं ना, वो हमारा अकाउंट चेक करते हैं कि भाई आपने लीगली बरोबर टैक्स भरा है या नहीं भरा है। ठीक है, कि अगर हमें ध्यान है कि भाई 5 लाख तक इनकम होती है ना, तो उसके बाद टैक्स भरना होता है। नहीं तो 5 लाख तक की इनकम हो तब तक टैक्स भरना पड़ता नहीं है। 5 लाख से ज़्यादा इनकम हो तो टैक्स भरते हैं। तो जो टैक्स ऑफिसर्स होते हैं वो हमारा अकाउंट चेक करते हैं कि भाई मैंने सच में सही अकाउंट लिखा है, कि फिर टैक्स बचाने के लिए, टैक्स की चोरी करने के लिए मैंने कम अकाउंट तो नहीं लिख दिया। बरोबर, ये चीज़ भी वो चेक करते हैं। उसके बाद कस्टमर्स चेक करते हैं। जो कस्टमर हमसे चीज़ें खरीदने आते हैं, वो भी कितनी बार है अकाउंट चेक करते हैं कि अगर भाई ये कंपनी बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा रही है, मतलब इसकी चीज़ें भी अच्छी होगी, इसमें जो है वो फ़ायदा भी अच्छा होगा, तो वो जल्दी चीज़ें खरीदते हैं। नहीं तो जो कंपनी लॉस में जा रही होगी ना, नुकसान में जा रही होगी, लोग उसके चीज़ें भी नहीं खरीदते। कस्टमर उसके पास जाते ही नहीं है कि ये तो पहले ही नुकसान में है, तो इसके प्रोडक्ट भी खराब और पुराने ही होंगे। बरोबर ना, ऐसी मेंटालिटी हो जाती है फिर लोगों की। इसीलिए कस्टमर भी कितनी बार अकाउंट चेक करते हैं, कितनी बार होता है या ना भी हो। फॉरेन एंटरप्रेन्योर, फॉरेन एंटरप्रेन्योर का मतलब कहलाता है जो फॉरेन के लोग होते हैं जो हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करने आते हैं। कितनी बार होता है भाई, मेरी कंपनी चल रही हो ना, तो बाहर से अमेरिका से कोई पर्सन आया, उसे मेरी कंपनी अच्छी लगी, तो वो मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करेगा। वो इन्वेस्ट करेगा कि ठीक है भाई मैं भी अपना थोड़े पैसे लगाता हूँ, फिर मुझे प्रॉफिट दे देना खाली। बरोबर ना, ऐसा इन्वेस्टमेंट होता है। तो वो फॉरेन एंटरप्रेन्योर होते हैं। तो वो अगर बाहर से कोई इंसान आ रहा है, तो वो भी पहले मेरी कंपनी का अकाउंट चेक करेगा। अगर मेरी कंपनी अच्छी चल रही है, प्रॉफिट अच्छा हो रहा है, तो वो मेरे में इन्वेस्ट करेगा कि हाँ भाई इसकी कंपनी अच्छी चल रही है, इसमें इन्वेस्ट होना चाहिए। बरोबर ना। और अगर नहीं हो रहा है, मेरी कंपनी नुकसान में है, तो वो मुझे पैसे देगा नहीं देगा। वो सीधे ही कहेगा भाई तुम्हारा बिजनेस तो नुकसान खा रहा है, भाई मैं क्यों इन्वेस्ट करूँ। सही बात है ना, वो इन्वेस्टमेंट करेगा ही नहीं फिर। इसलिए वो भी अकाउंट चेक करते हैं। या फिर रेगुलेटरी और प्रोफेशनल बॉडीज़। प्रोफेशनल बॉडीज़ मतलब यही होते हैं, जैसे सीए होता है। सीए होता है भाई, सीए भाई हम भले हिसाब किताब लिखते हैं, लेकिन आपको पता है पूरा हिसाब किताब भले खुद लिखें, लेकिन उसके बाद सीए की परमिशन लेनी पड़ती है, उसे चेक करवाना पड़ता है कि भाई मैंने हिसाब किताब बरोबर लिखा है या नहीं लिखा है। बरोबर, उसके बाद ही प्रॉपर टैक्स भरा जाता है। भले मेरा क्लास चल रहा है ना, भले मैं पूरा हिसाब किताब खुद लिखता हूँ, भाई हर छोटी छोटी चीज़ मैं खुद हिसाब किताब लिखता हूँ, पूरा अकाउंट खुद लिखता हूँ,
लेकिन फिर भी मेरे सीए के पास जाकर मुझे वो हिसाब किताब चेक करवाना पड़ता है, भाई मैंने बरोबर लिखा है, और भाई बरोबर हो, सीए की साइन हो, उसके बाद ही फिर टैक्स भरा जाता है, नहीं तो उससे पहले टैक्स भरना कितनी बार मुश्किल होती है, होते हैं अलग अलग रूल्स हैं, मुश्किल होती है कितनी बार। इसी वजह से आपको पता है कितनी बार आप लोगों ने सुना होगा कि जो सीए होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, वो एक साइन करने के भी हजारों रुपए ले लेते हैं, सिर्फ एक साइन करना। वह अकाउंट मैंने लिखा है, लेकिन जो सीए है उस सीए को चेक करवाना होता है, वह तो वो खाली चेक करके साइन कर देता है बस, तो इसके भी वो सीए हजारों रुपए लेते हैं। तो ऐसे होते हैं ये रेगुलेटरी या प्रोफेशनल बॉडीज, ये लोग वो भी अकाउंट चेक करते हैं हमारा। या तो फिर रिसर्च या एनालिसिस्ट, जो रिसर्च करने वाले होते हैं, अलग अलग रिसर्च करने वाले, अलग अलग रिजल्ट बनाने वाले लोग होते हैं, तो वो अलग अलग कंपनी का अकाउंट चेक करते हैं, बराबर। जैसे कोई पर्सन ने टाटा कंपनी के ऊपर रिसर्च किया, टाटा कंपनी कब से चल रही है, अभी तक उसकी कितनी ग्रोथ हुई, क्या क्या हुआ, रिसर्च उसे करना है, तो वो टाटा कंपनी का जो है वो पूरा अकाउंट भी तो चेक करेगा ना, कि टाटा कंपनी जब शुरू हुई थी तब उसका प्रॉफिट कितना था, अब उसका प्रॉफिट कितना है, हर साल में प्रॉफिट कितना कितना बढ़ाता गया वो, बराबर। तो वो लोग भी उसका अकाउंट चेक करते हैं। या फिर गवर्नमेंट, इंडिया का पूरा कंट्रोल इनके हाथों में, सरकार के हाथों में, सरकार जब चाहे किसी का भी अकाउंट, कोई भी चीज़ें वो चेक कर सकती है। अगर मेरा बिजनेस चल रहा है, लेकिन अगर सरकार में कोई पर्सन को, किसी को शक हो रहा है, डाउट हो रहा है कि यार ये बिजनेस इलीगल चला रहा है, तो वो कभी भी मेरे ऊपर आ सकते हैं और मेरा अकाउंट चेक कर सकते हैं। आप लोगों ने सुना होगा ना कि वो कंपनी के ऊपर रेड पड़ जाती है, बरोबर ना, गवर्नमेंट के ऑफिसर, इनकम टैक्स के ऑफिसर्स आ जाते हैं रेड करने के लिए, भाई वो कभी भी आ जाते हैं अकाउंट चेक करने के लिए कि भाई बताओ आपका अकाउंट सही है या नहीं है, आप ईमानदारी से काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो वो लोग भी होते हैं जो लोग क्या कहते हैं, ये अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन चेक करते हैं। तो ये सब लोग हैं। एक जो मालिक होता है उसके लिए तो अकाउंट जरूरी है ही, वो तो मालिक खुद लिख रहा है, लेकिन उसके अलावा बाहर के भी इतने सारे लोगों के लिए अकाउंट जरूरी है, ये सब लोग अकाउंट चेक करते हैं। तभी तो मैं कह रहा था कि अकाउंट बरोबर होना चाहिए, कि ये सब जब चेक करें तो उन्हें विश्वास हो, वो सही हो, भाई समझ में आ सके ऐसा हो, एंड कंपेयर कर सके ऐसा हो, तभी तो ये सब लोग इसका यूज कर पाएंगे ना, अकाउंट सही तरह से होगा तो। समझ आ रही है बात। तो आज जैसे ये हमने इन्फॉर्मेशन ली ना, ये थियरी हमने समझी, तो देखो ये आज अकाउंट की थियरी हुई। अब कल से इसके थोड़े से प्रैक्टिकल चीजें शुरू करेंगे, है तो मतलब उसमें भी टर्म्स ही, हमारे चैप्टर का नाम है ना कि भाई टर्मिनोलॉजीज, अकाउंट के टर्म्स। हमने यहाँ पर देखा अकाउंट को लैंग्वेज कहते हैं, लैंग्वेज मतलब अकाउंट के नए नए शब्द होंगे, नए नए टर्म्स होंगे, तो अकाउंट के नए नए शब्द, नए नए टर्म्स, वो अब हम लोग कल के वीडियोस में देखेंगे, बराबर। तो आज जैसे थियरी हुई, तो कल इनके थोड़े से प्रैक्टिकल चीजें हम लोग देखें। ओके, थैंक यू।